नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। रविवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन में टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा CIT ऑफिस परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां DRM परमानंद शर्मा, ADRM MK मीना, सीनियर कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा, सीनियर DCM शांतनु चक्रवर्ती के अलावा मलायम मजुमदार, मोहम्मद नसीम, BK शर्मा, संध्या कुमारी, असीम सेनगुप्ता सहित रेलवे के तमाम कर्मचारी और अधिकारीगण उपस्थित थे। इस मौके पर DRM परमानंद शर्मा ने टिकट स्टाफ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की सराहना की और कहा कि जिस तरह से गर्मी के मौसम में रक्त की कमी होती है, इसे देखते हुए इस तरह के आयोजन काफी जरूरी हो गए हैं। उन्होंने खुद भी रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें। यही वजह है कि आज उन्होंने भी रक्तदान किया। इसके साथ ही ADRM MK मीना ने भी रक्तदान किया। वहीं मलाय मजुमदार ने कहा कि आज टिकट स्टाफ द्वारा जो शिविर का आयोजन किया गया है, उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने DRM सहित रेलवे के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। शिविर से 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आसानसोल टिकिट चेकिंग स्टाफ থেকে আজকে যে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে, এটা দ্বিতীয় বর্ষ। আগের বছর করা হয়েছিল, এটা দ্বিতীয় বর্ষ হচ্ছে। এবং আমাদের টিকিট চেকিং স্টাফ যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং তারা যখন টিকিট চেকিং করে, কিন্তু তারা রক্তের জন্য আজকে এগিয়ে এসছে। ওটা 50 জন টিটি আজকে রক্তদান করবেন। আর DRM সাহেব নিজে আজকে উপস্থিত থেকে নিজে আমাদের রক্তদান করেছেন এখানে এবং আমাদের আরও উৎসাহিত করেছেন। আমরা এতভাবে উৎসাহিত হয়েছি যে DRM আর ADRM সাহেব আমাদের এই রক্তদান শিবিরে এসে রক্তদান করেছেন। আর এই রকম রক্তদান শিবির আমরা যেন সারা বছর করতে পারি এবং প্রত্যেক জন্য আমাদের কোনো না হয়। আমরা সব লোককে করব যে রক্তদান করুন। রক্তদান মহৎদান এবং রক্তদান করলে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না, মানুষের হয়তো শরীরের অনেক উপকার হয়। অনেকে মানুষের অনেক চিন্তাভাবনা রয়েছে, রক্ত দিলে তাদের কি হবে, কীরকমভাবে কি হবে, রক্ত দিলে হয়তো আমি উইক হয়ে যাব। সেইটা আমি প্রত্যেকটা লোকের কাছে আবেদন করতে চাই যে রক্তদান করুন, যাতে আমাদের আসানসোল ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব না হয়, মুমূর্ষু রোগীরা যেন রক্ত পায়। আমরা 40 জন টিটি আজকে এখানে আমরা তারা উপস্থিত হয়ে নাম লিখিয়ে রেখেছে আগে থেকেই এবং আরও হয়তো 10-15 জন আরও বাড়বে। 50-60 জনের আমরা টার্গেট রেখেছি। আমরা মলয় মজুমদার, CIT आउटडोर आसनसोल। टिकट निरीक्षक दल हैं, इन लोगों ने मिलके ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है और इसका एक सबसे बड़ा मोटिव तो लोगों के मन में जागरूकता फैलाना कि ब्लड डोनेशन कोई मतलब परेशानी की चीज़ नहीं है और हर स्वस्थ आदमी को करते रहना चाहिए। तो और इसीलिए मैंने भी इसमें भाग लिया है ताकि एक सबको बतला सकूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे निरीक्षक दल काफ़ी मेहनत से बाकी कार्य भी करते हैं और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इससे मुझे काफ़ी खुशी है। और मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों के साथ इनके काम में भी ऐसी
रविवार को आसनसोल के रेल पार अंतर्गत डीपूपाड़ा इलाके में सर्जन नामक एक सामाजिक संस्था द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां आंख, दांत, जनरल फिजिशियन, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपिस्ट के विशेषज्ञों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उनको जरूरी सलाह दी। आपको बता दें कि सर्जन नामक सामाजिक संस्था 2016 से सामाजिक कार्य करती आ रही है। इससे पहले भी वस्त्र वितरण, लेखन सामग्री वितरण, कोरोना काल में राशन वितरण जैसे सामाजिक कार्य इस संस्था के सदस्यों द्वारा किया जा चुका है। इसी क्रम में रविवार को स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जहां तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई और उनको मुफ्त दवाएं भी दी गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सर्जन नामक सामाजिक संस्था के इन प्रयासों की सराहना की और कहा और भी ऐसे सामाजिक संस्थाओं को ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। आज जो यहाँ पे ये स्वास्थ्य जांच शिविर चल रहा है, यहाँ पे किस चीज़ की जांच हो रही है? क्या क्या जांच हो रहा है? हाँ, ये तो मेरा तरफ से, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, तो मैं जो करते हैं ये फुल बॉडी चेकअप क्लिनिकली हम करते हूँ। और एक कैंप में और देखता है कि आँख का है, होम्योपैथी का, और कुछ बहुत कुछ अरेंज किया है। सब कुछ मोटा मोटी होता है। फिर भी क्या टारगेट है? तकरीबन कितने लोगों की जांच हो रही है? स्टैटिस्टिक्स उन लोगों का पास है, मेरा पास मोटा मोटी 15-20 तो हो गया। सर आपका परिचय, आपका नाम? मैं हूँ डॉक्टर AK नस्कर, रेलवे में है। आज जो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच की जा रही है, यहाँ पे आप किस विभाग की जांच कर रहे हैं? में ज़्यादातर लोगों का प्रेशर जो हाई होता है, माथा घूमते हैं और उसको हजम का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, इससे पेशेंट ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसे सब सस्पेक्ट किया जा रहा है। पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम, इस सब का प्रॉब्लम से पेशेंट आ रहा है। आपको क्या सलाह देना चाहते हैं लोग? क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या एडवाइस करना चाहते हैं? सलाह चाहता हूँ कि ये सब कैंप अच्छा है, लोगों का स्क्रीनिंग हो जाता है। ये सब जो जिसका पैल्पिटेशन होता है, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसका बाद में जा कर के बहुत सारे बीमारियाँ, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसा होता है। इसलिए स्क्रीनिंग में ये सब लोगों का जाँच हो जाना बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम? देवाशीष दत्त। ये स्वास्थ्य जांच की जा रही है, आप देख रहे हैं कि आप डेंटिस्ट हैं, तो यहाँ पे किन किन दांतों के किन किन रोगों की जांच की जा रही है? जैसे देखिए, मेन जो चीज़ है, दांत को लेके लोगों का जागरूकता बहुत कम है। ठीक है, तो लोग मतलब सफाई तो करता है बट वो सही से होता नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग जस्ट लोगों को समझा रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। जैसे दांतों का हर 6 महीने में एक बार जाके चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो नॉर्मल छोटा जगह पे अगर रोक दे, जब शुरू हो रहा है, तभी आप बड़ा खर्चे से भी बच सकते हो या बड़ा दांत को खोने से भी बच सकते हो। और अगर दांत नहीं होगा, ना आपका खाना जाके हजम होगा, ना बाकी आप आराम से रह पाओगे। ठीक है, तो जैसे दांत में जो गंदा जमता है, वो आपका स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग नॉर्मली टर्म में ओरल प्रोफाइल एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसे कैविटीज़ होता है, कैविटी आप अगर रख दोगे, दवा खा के छोड़ दोगे एंड उसको लंबा टाइम के लिए अगर छोड़ोगे, तो आपको दांत इन फ्यूचर जाके खोना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ये विनती है, जब भी थोड़ा भी दांत में अगर काला दाग भी दिखे, तो जाके एक बार चेकअप करवा लीजिए, शायद वो 2 दिन में ठीक हो सकता है। वो बड़ा करके फ़ायदा नहीं। गुटखा खाने वाले को क्या संदेश देंगे? उन लोगों को तो पहले तो गुटखा छोड़ना चाहिए। वो तो एकदम रिकमेंडेड नहीं है कि आप गुटखा खाओ, और अगर आप खा रहे हो एटलीस्ट 6 महीने पे एक बार स्केलिंग करवाइए। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गुटखा क्या करता है, ऊपर का जो एनामल होता है, जो वाइट कलर में जो दिखता है नॉर्मली लोगों को, सफ़ेद कलर का, उसको वो अगर ख़त्म हो गया एक बार, तो अगर टूटा, अंदर का डेंटिन आपको दांत संभाल नहीं पाएगा। तो पहले तो आप लोग गुटखा खाना छोड़िए, अगर नहीं छोड़ सकते एटलीस्ट क्लीनिंग करिए, माउथ वॉश यूज़ कीजिए, क्लीन रखिए दांत को। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक मुखर्जी। सर आज जो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच की जा रही है, हम देख रहे हैं आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पे जो मरीज़ आ रहे हैं, किस प्रकार के ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं आपके पास?
किसी किसी को मोतियाबिंद का शुरुआत हुआ है, किसी किसी को आंखों में थोड़ा एलर्जी होता है। तो आप क्या सलाह दे रहे हो? जिसका जो सलाह दरकार है वही देना चाहिए। अपने आँखों का रक्षा खुद आदमी को अपने हाथ से करना चाहिए। आज जो ये इतना पोल्यूशन है, ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे अपने आँखों की? हर आदमी को हर दिन ठंडे पानी से आँख को धोना ज़रूरी है। हम नहीं धोते हैं, हम मुंह धोते हैं लेकिन आँख नहीं धोते हैं। लेकिन आँख हर दिन हम धोएंगे तो एलर्जी टेंडेंसी बहुत घट जाएगा। सर आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश चटर्जी। आज जो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच की जा रही है, हम देख रहे हैं आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी। तो आपके पास अभी तक जो मरीज आ रहे हैं, ज़्यादातर किन परेशानियों को लेकर आपके पास आ रहे हैं? हमारे पास बेसिकली यहाँ जो आ रहे हैं हड्डी और नस के साथ जुड़ा हुआ जो समस्या है वही लेके आ रहे हैं, और हम लोग का उन लोग को बता दे रहे हैं कि आप किस तरीके से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो सिस्टम है उस सिस्टम से रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि नहीं किसी का कमर में प्रॉब्लम, अब उनको मालूम नहीं है कि कमर का प्रॉब्लम होने से नीचे बैठना मना है, या घुटना का दर्द जिसका है वो नी आर्थराइटिस है जो बाद में वो ऑपरेशन का नौबत में आ जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको जितना सुविधा दे कि ताकि वो घर में वो एक्सरसाइज तो कर सके और अपने जो समस्या है उसको सही कर सके। इसीलिए हम लोग उनको एक्सरसाइज भी बताते हैं और उसके साथ मशीन का सिकाई भी देते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक हम लोग का एक मशीन है, उसके बाद टेंस है, IFT है, इस टाइप का सिस्टम हम लोग दे के पेशेंट को सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बीमारी और ज़्यादा ना फैले। आजकल देखा गया है कि यूट्यूब हो गया या TV हो गया, जी जी फिजियोथेरेपी के कुछ क्लासेस देखकर जी जी शुरू हो जाते हैं। जी 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 कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ को आप अपनाने के लिए एक गाइडलाइंस होता है। अगर हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो हमको जो मेरा जो ट्रीटमेंट है वो प्रोसेस सही होगा। अगर उस गाइडलाइन से बाहर हम जाएंगे तो ये ट्रीटमेंट के जगह और नुकसान होगा। जैसे बहुत सा मरीज हम लोग को बताते हैं कि हमारा नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम जो है योगासन करते हैं। योगासन में कुछ एक्सरसाइज जो है नी के ऊपर दबाव पड़ता है, बाकी हर एक्सरसाइज हर मरीज़ के लिए नहीं है, इसीलिए योगासन भी हर मरीज़ के लिए नहीं है। इसीलिए यूट्यूब में अगर देख के हम उस तरीके से उसको अगर कॉपी करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। जैसा दवा भी हम लोग बिना डॉक्टर का प्रिस्क्राइब का दवा नहीं ले सकते, उसी तरीके से एक्सरसाइज भी बिना फिजियोथेरेपी का अगर नहीं उसको हम मानेंगे तो हमारा प्रॉब्लम तो और डेवलप करेगा। सर आपका परिचय? सर हमारा नाम है ए हातिम, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं हिल व्यू नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ हूँ और उसी तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। आज जो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच शिविर की जा रही है जी, देख रहे हैं कि आप होम्योपैथी विभाग से लोगों की जांच कर रहे हैं जी। तो होम्योपैथी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या आप सलाह दे रहे हैं? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जयदीप मलिक है। ये मेरा को डॉक्टर है डॉक्टर कृष्णेंदु घोष। हम लोग बेंगल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं। यहाँ के सृजन वेलफेयर ने हम लोग को इनवाइट किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात हम बोलेंगे कि होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट का वे है। इससे इंसानों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। हम तो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे ट्रीटमेंट को अपनाएं। यहाँ से हम लोग किसी भी रोग एक सिंगल रोग के हिसाब से नहीं देखते हैं, डिजीज़ को नहीं देखते हैं। हम लोग एज ए होल पेशेंट को देखते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि इंसान को पूरी तरह से उनका अंदरूनी जितना भी ऑर्गन है सबको कलेक्ट करके टोटलिटी लेके हम लोग एक कंप्लीट क्योर करने का कोशिश करते हैं। सर अब तक आप कितने मरीज आ चुके हैं? अभी तक बहुत सारे हम लोग ने पेशेंट देख चुके हैं, 10-12 अभी तक देख चुके हैं हम लोग, और कोशिश और आ ही रहे हैं। सबको लिफलेट बांटा गया है, आसपास से लोग आ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू। डॉक्टर जयदीप मल्लिक। সারা বছর যে একটা কর্মসূচি লেগে থাকে, মানুষের আশীর্বাদ তো তারা পাবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে তৃতীয় শক্তির কথা বলে আসি আধ্যাত্মিকভাবে, সেই ভগবানের আশীর্বাদও তারা পাবেন। কারণ মানুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে, ভারতবর্ষের চেতনা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেখান দিয়ে, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ ঋষি প্রধান দেশ। পৃথিবীর যত মহান ব্যক্তি আছে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবাধারাপন্ন মানুষ
ভারতবর্ষে কিন্তু 90% জন্মেছে। তাদের কিন্তু সকলের একই বক্তব্য যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, মানুষের সেবা করতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে, মানুষকে নিয়ে ভাবতে হবে, মানুষের হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে। সে যতই বড়ই মহাপুরুষ হোক, তারা সকলেই কিন্তু আমাদের একই উপদেশ দিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে আমরা কিন্তু দূরে দূরে সরে যাই। আজ এই সংকটময় মুহূর্তে আজকে সৃজনের পক্ষ থেকে আবার সেই একই বার্তা দেওয়ার প্রয়াস করেছেন যে আসুন আমরা সমবেত হই, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রয়াস করি। এই গল্প করতে করতেই ওনাদের মধ্যেখানে শুনলাম যে পুজোর সময় ওনারা নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের মাইনে থেকে, নিজেদের পকেটের পয়সা থেকে প্রায় 600 জন মানুষকে, 600 জন বাচ্চাকে তারা জামা কাপড় দেবে। সেই যে 600 জন বাচ্চার হাসি মুখটা বিভিন্ন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়াবে, কত মানুষ ওই হাসি দেখে অন্য মানুষ হাসবে তার হিসাব করা যাবে না। তো আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি ওই দুর্গা মণ্ডপের মধ্যেখানে যে ওনাদের সকলে ভালো থাকুক, সুন্দর থাকুক, ওনাদের প্রত্যেকের পরিবারের যেন সুখ সমৃদ্ধির মধ্যেখানে থাকে, যেন বারবার এরকমভাবে মানুষের সেবা করে যেতে পারে। ভালো থাকুক সবাই, সুন্দর থাকুক। आज जो यहाँ पे स्वास्थ्य जांच शिविर किया जा रहा है, यहाँ पे किन किन बातों की जांच हो रही है? आसनसोल सीजन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से हर साल ऐसे होता है। हम लोग का कैंप फ्री मेडिकल कैंप किया जाता है। हाँ, इस साल भी मेडिकल कैंप किया गया है। इसमें हम लोग दांत का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, जनरल फिजिशियन एवं फिजियोथेरापिस्ट एवं होम्योपैथिक डॉक्टर के ला चुका है, एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु विशेषज्ञ के लाया है। उसका जांच करने के लिए मेनली हम बीपीएल कार्डधारी जो आदमी है उसी के लिए चलते हम लोग किया है। दोस्तों के सेवा के लिए हम लोग हर साल करता है, लेकिन बीच में 2 साल कोविड का कारण से हम लोग का बात किया है। 2019 का बाद अभी 2022 में हम लोग किया जा रहा है। इस शिविर में आज कितने लोगों की जांच का टारगेट? हम लोग का 200 का टारगेट था। अभी तक 100 जांच हो चुका है, लगभग 125 का आसपास जांच हो चुका है, और आशा करता है और इसका अंदर और 100 आदमी का जांच हो जाएगा। फ्री मेडिसिन विथ फ्री मेडिसिन। आपकी ये संस्था है, हाँ, ये सिर्फ क्या हेल्थ सेक्टर में काम करती ना है? ना ना, हेल्थ सेंटर नहीं। हम लोग 2016 में इसका प्रतिष्ठा किया है। पहले हम लोग दुर्गा पूजा में 50 आदमी को रेल स्टेशन में, आसनसोल रेल स्टेशन में शुरू किया था। इसका बाद से हम लोग पूजा में नया कपड़ा तो देता है, इसका अलावा हम लोग जो कोविड पीरियड में सब घर घर में राशन पहुंचाया। ये ठंडा में हम लोग पूरा आसनसोल घूम घूम के कंबल दिया है। 200 आदमी जो प्लेटफॉर्म में रहता है, जो रास्ता में रहता है, उन लोग को लिए हम लोग कंबल भी बांटा है। इसका बाद हम लोग का प्रोग्राम है सारा आसनसोल गांव में हम लोग 600 बच्चा को नया कपड़ा देंगे। मेनली आदिवासी ग्राम में नामू जामडोबा, घाघुरपुरी का 11 ग्राम, हाँ, शीतला बावड़ीपाड़ा, इसका बाद धातका बावड़ीपाड़ा, हाँ, ऐसे लगभग 600 बच्चा को हम लोग का टारगेट है देगा। अगला साल भी दिया था। इसका अलावा हम लोग जनवरी में कॉपी किताब बच्चा लोग 200 बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए 200 बच्चा लोग को, हाँ, पेन, पेंसिल, खाता, कॉपी का ये हम लोग का राज्य सरकार से तो ये मतलब स्टडी मटेरियल्स हम लोग बांटता है। हाँ, मेरा नाम संदीप कुमार सरकार। हाँ, हम सीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अभी संपादक हूँ। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ स्थित बीते गुरुवार के दिन देर रात तकरीबन 1:30 बजे एक पागल ने जमकर उत्पात मचाया। पहले तो पागल ने भगत सिंह मोड़ स्थित एक सैलून दुकान में आकर अचानक से अपना गुस्सा निकालने लगा और सैलून दुकान में रखे सामान निकालकर बाहर फेंकने लगा। पागल के हाथ में एक माचिस भी थी। पागल की हरकतों को देख सैलून दुकान के मालिक 55 वर्षीय मोहम्मद असलम अंसारी
आगे बढ़े, पागल को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने पागल को डराने के लिए जैसे ही अपने हाथों में एक डंडा उठाया, उसके बाद पागल सैलून में रखे सामानों को छोड़ असलम के ऊपर टूट पड़ा और असलम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पागल ने असलम को तब तक पीटता रहा जब तक असलम अधमुरा नहीं हो गया। पागल की हरकतों को देख मौके पर मौजूद कोई भी शख्स पागल के चुंगल से असलम को छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर सका। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल असलम को पहले भगत सिंह मोड़ स्थित मिडवे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने असलम की बेहतर इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जब असलम की स्थिति और भी खराब हो गई तो आसनसोल जिला अस्पताल ने असलम को बर्दवान मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां असलम पिछले 2 दिनों से इलाजरत थे। वहीं शनिवार को सुबह करीब 4 बजे असलम की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अस्पताल की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद असलम के शव को शनिवार को भगत सिंह मोड़ स्थित उनके सैलून दुकान लाया गया, जहां उनके जानने वालों ने उनके शव का दीदार किया, जिसके बाद असलम के शव को उनके पैतृक स्थान बिहार भेज दिया गया। कल नहीं, आज से 3 दिन पहले हुई थी यहाँ पर कहानी। एक पागल आया था, सामान सब उठा के दुकान का फेंक रहा था, ठीक है, और ये असलम नाम का दुकानदार जो था उसको मना करने गया, बस उतना ही उसको मारने के लिए स्टार्ट हो गया पागल जो था, और बहुत बुरी तरीके से उसको मार के यहाँ पे अधमरा कर दिया था। तो हम लोग उसको भगा के पगला भगा गिरने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। पता चला यहाँ पुलिस वालों को भी मारा है। हाँ, पुलिस वाले लोग को जब हम लोग जाके फिर पुलिस वाले 2 लोग को बताए थे, जो देखिए यहाँ पे एक आदमी को मार दिया गया है, तो पुलिस वाले 2 लोग आए थे, उसके ऊपर भी ईंटा लेकर के पागल जो है बहुत बुरी तरीके से दौड़ा था पहले। उसके बाद वो लोग चले गए थे, फिर पागल जो है पूरा इधर में तोड़ फाड़ करने लगा, सामान सब फेंक फाक करने लगा था, इसलिए हम लोग साइड हट गए थे। हम लोग दुकान छोड़ करके अलग अलग चले गए। तो यहाँ पे पता चल रहा असलम हाँ, एक असलम नाम का आदमी था, उसी को उनका दुकान हुआ यहाँ पर, उसी को फेंक दिया था पागल, और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा है, इस वजह से उनका मौत हो गया है। मौत हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजा। मैं ऑटो चलाता हूँ यहाँ पे नाइट में, ऑटो लेके मैं खड़ा था। कुछ देर बाद मैं आवाज़ सुना कि एक पागल आया हुआ है, इनके दुकान का सामान फेंक रहा था। वो सामान फेंकते फेंकते इनके ऊपर झपटा मारा। उसके बाद इनको इतना बुरी तरह मारा कि इनका पोजीशन रात में ही ख़राब हो गया। उसके बाद पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को भी उसने मारा। अभी कुछ देर के बाद हम लोग ने ले आके सामने में मेस्वाट हॉस्पिटल है, वहाँ उनको भर्ती किया। कुछ देर के बाद वो पागल को सब लोग मिल के पकड़े, उसके बाद MLA हॉस्पिटल में भेजा गया। वहाँ से वो सुबह में भाग गया है। तो क्या लग रहा है आप लोग को? डर लग रहा है कि कभी फिर वो आ जाए? ऐसा पागल का दहशत है। अभी कुछ दिन पहले HLG के पास भी वही घटना घटा। एक पागल, वही पागल, वैसा ही पागल एक आदमी को मार के कचरा से ढक दिया था। पागल से तो दहशत लगा हुआ है ना। ये BNR मोड़ है, यहाँ पे ऐसा घटना घट रहा है। बताइए, हम लोग ऑटो चलाते हैं, ऑटो में सो जाते हैं, ऐसा ही डर लग रहा है। हाँ, डर बहुत दहशत है, डर काफ़ी लग रहा है। किसी भी पागल को देख के ही डर लग रहा है। अभी तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कल का डेट है ऐसा कि कल दिन में एक पागल आके ऑटो का शीशा फोड़ दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? कि हम लोग का सुरक्षा हो, क्योंकि पागल का दहशत हमारा ये एरिया में बहुत ज़्यादा है। BNR, भगत सिंह मोड़, चेरी नंगाल, बहुत ज़्यादा पागलों का संख्या। अभी भी देख लीजिए, चारों तरफ बहुत पागल घूम रहे हैं। यहाँ कोई किसी को पूछ नहीं रहा कि वो कहाँ का है, नहीं है। पागल का संख्या इतना ज़्यादा होते जा रहा है कि दहशत मन में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहब्बत साबित। क्या हुआ था? एक पागल आके दुकान से सब सामान बाहर फेंक रहा था। इतने में उसको बोलने गए, उठा के मतलब पटक दिया हम लोग को, मारा भी बहुत हम लोग को, और आगे जाकर पुलिस को भी पीटे है। तो किसका यहाँ मौत हुआ है पता चल रहा है? मोहम्मद असलम का। वो असलम को भी मारा था? हाँ, असलम है तो मारा है। हम लोग तो सर वहाँ हट गए, वही पकड़ा गया। तो अभी कहाँ पागल को कहाँ ले जाया गया? पागल को तो ले जाके LM में भर्ती किया हुआ था। वहाँ से भी सुनने में आया कि जो पेशेंट को मार के भागा हुआ है। क्या नाम है आपका? महादेव शर्मा। রান্না বান্না করে খাচ্ছিল, আর একটা পাগল এসেছিল, এসে ওকে মারধর করে। তখন ওকে তেড়ে যায় ডানটা নিয়ে, এবারে এই পাগল ওকে ধরে মারে, ফাইট লাগায়, তারপরে বোড়া মুখের মধ্যে দিয়ে ওকে ফেলে দেয়। বাস ও অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপরে কিছু সব দৌড়ে আসে, তারপরে অত রাতে কত লোক থাকবে।
আসবে, তখন 1:30-2 বাজে, তখন কে থাকবে অত রাতে? তাও আশেপাশে সব জেগে গেছিলো। দিয়ে পরে ওকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো, দেখানো হলো, সেলাই করা হলো, ব্যান্ডেজ করা হলো, তারপর বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। তারপরে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো, ডাক্তার দেখানো হলো, তারপর আবার ওখান থেকে ওর কাকিমারা এলো, নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে হসপিটালে ভর্তি করলো। তারপর ওখান থেকে পিজিতে গিয়ে আজকে মারা গেছে ভোরে। তো শুনেছি কি পুলিশগুলোকে মেরেছে? হ্যাঁ, পুলিশকে মেরেছে, একজনের হাত কেটে দিয়েছে কামড়ে, সেলাইও হয়েছে। এখন আপনার তো এখানে রোডে আপনার থাকেন। হ্যাঁ, আমরা রোডে থাকি, আমাদের তো ভীষণ ভয়। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা টাচ্চা আছে, আমরা অত রাত পর্যন্ত বসে থাকি। 24টি ঘন্টা তো জুয়ান মানে ভালো পাগল যাচ্ছে। ভয় লাগছে আমাদের এবার বাইরে বসতে উঠতে। হ্যাঁ, বাচ্চাদেরকে ছাড়তেও ভয় লাগছে। আমরা কি করে এখানে থাকবো ওটাই চিন্তা করছি। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম মুক্তা देवी। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।